हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। जो अपन ने जैसे लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो अपने विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनके क्या गुणधर्म है, आज अपन इनके पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले तो कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे अगर अपन बात करें तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और साथ में क्या है, उच्च ऊर्जा वाली तरंगे होती है जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर अलग अलग पार्ट हैं। जैसे भाई एक गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग में आती है, एक्स किरणें भी आती है, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। ये चीजें सब किस में आती है, आपके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पार्ट है। अब अपने को तो क्या, वो जो अपने को दिखाई पड़ता है, जो भाग अपन देख पाते हैं, उसको तो अपन दृश्य के अंदर बात कर लेते हैं, भाई हमें दिख रहा है। अब दृश्य जो स्पेक्ट्रम होता है, जो आपको दिखता है, उसके भी आप देखो तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे भाई दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में अपन जानते हैं कि पर आपके बैंगनी और लाल रंग के बीच में ऐसे 7 रंग तो जो अपने को दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसे तो है नहीं कि इनके अलावा और चीजें है नहीं। जो हमें नहीं दिखता उनमें आती हैं ये आपकी गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो तरंगे। ये आपको दिखाई नहीं पड़ती। अब यहां पर अपने को देखो क्वेश्चन क्या क्या पढ़ेंगे इनके ऊपर, और इनके क्या गुणधर्म है, ये कहां से उत्पन्न होती हैं और किसमें उपयोग ली जाती है। अब सबसे पहले तो अपन बात करें गामा किरण की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, गामा किरण। देखो गामा किरणें हैं, इनका उत्पन्न होने का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिक, या आप इसको नाभिक के साथ क्या लिख सकते हो, रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व जो है, रेडियो एक्टिव तत्व है, उनका जो नाभिक है उसको अपन इसका क्या मानते हैं, स्रोत। गामा किरणों का स्रोत क्या होता है, रेडियो एक्टिव नाभिक। रेडियो एक्टिव किनको कहेंगे अपन, कि ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित होते हैं, समय बीतता जाएगा वैसे धीरे धीरे उनका द्रव्यमान घटता जाता है। द्रव्यमान किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में। तो ऐसे तत्वों को अपन रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। जो रेडियो एक्टिव नाभिक है उनसे गामा किरणें निकलेंगी। भाई रेडियो एक्टिव नाभिक में आप यूरेनियम, थोरियम, इन सब के एग्जाम्पल आप जानते हैं। तो रेडियो एक्टिव नाभिक है वो गामा किरणों का स्रोत है या उत्पादन। तो आप ये सब किससे निकलती है, आपके रेडियो एक्टिव नाभिक से, ये इनका स्रोत है। वैसे गामा किरणें हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। अपन जानते हैं अगर परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो उसमें गामा किरणें तो निकलेंगी। परमाणु बम का हुआ, आपके जो जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जहां पर जिनको अपन परमाणु विद्युत जो बिजली घर है, या उनके अंदर भी क्या है कि कई बार क्या होता है, कोई लीकेज हो जाता है, कोई दुर्घटना होती है, तो ये गामा किरणें बहुत ज्यादा निकलती हैं और ये अपने शरीर पर जब गिरती हैं तो हमारे शरीर में बहुत नुकसानदायक है। कुछ समय पश्चात आपकी मृत्यु हो सकती है, आपके डीएनए में बदलाव हो जाता है। तो जैसे अपन जानते हैं कि अपने जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तो वहां पर आज भी रेडियो एक्टिव नाभिक उपलब्ध है जिनके कारण वातावरण में गामा किरणें हो। अभी तक वहां पर जो भी सभ्यता या जो लोग हैं उन पे अभी तक ही पूरी प्रकृति पे ही, आप आदमी से मतलब नहीं है, आपके पशु पक्षी हुए, पेड़ पौधे हुए, इन सबको बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है गामा किरणें। लेकिन कुछ ना कुछ इनका उपयोग भी होगा। तो अगर गामा किरणों के उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग देखो, आपको इनका स्रोत और उपयोग इन पर ही फोकस करना है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो गामा किरणों का स्रोत तो हो गया, कहां से निकल रही है, रेडियो एक्टिव नाभिक से। नुकसान आप जानते हैं भाई, परमाणु बम से जो नुकसान है वो आपके गामा किरणों के नुकसान है, उन्हीं से उत्पादित होती है। उपयोग है वो इसका होता है कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में आप भी जानते हैं कि जब आप किसी के भी शरीर के अंदर अगर कैंसर होता है तो वो क्या है, अनवांटेड सेल डिवाइडेशन होता है, कि आपकी कोशिकाएं बहुत जल्दी से बढ़ने लगती हैं और वो बढ़ने के कारण क्या होता है, गांठ का स्वरूप ले लेती हैं।
तो उस गांठ को अपन बोलते हैं कि सेक कराया हमने, थेरेपी कराई जिनको बोलते हैं कैंसर में थेरेपी। तो उसमें क्या करते हैं, उस कैंसर की गांठ के ऊपर गामा किरणें डाली जाती है। इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, ये जितनी भी तरंगे इनमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, गामा की। बहुत ज्यादा आवृत्ति है, इसका की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा है, और ये उन कैंसर वाले ऊतकों को, कोशिकाओं को जलाकर क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती है। तो कैंसर के इलाज में इसका मुख्य उपयोग होता है। दूसरा, इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता। भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इनका उपयोग कहां करते हैं, जो लोहे के बड़े गाटर तैयार होते हैं, जैसे रेलवे की पटरी तैयार हो रही है, तो जो रेलवे की पटरी है वो उसके अंदर आप भी जानते हो तैयार होंगे तो आपका जो लोहा है वो तो लिक्विड अवस्था में होता है, उसको पिघला होता है, उसको डाल के फिर उसको शेप दी जाती है ठंडा करके। तो उस दौरान क्या होता है, कुछ बबल मतलब कुछ बुलबुले, कुछ हवा, गैस अंदर रह सकती है। अगर ऐसा रह जाए तो आपको बाहर तो वो पता लगेगी नहीं, और अगर आपने ऐसी गाटर को या रेलवे की पटरी को अगर आपने लगा दिया तो जब भी ट्रेन ऊपर से जाएगी तो वो क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीजों के अंदर कहाँ खाली जगह रह गई या एयर बबल रह गया, हवा का बुलबुला है, उन सब का पता भी अपन गामा किरणें उन पर डालकर, गामा किरणों को उन पर डाला जाता है और पता किया जाता है। ठीक है, तो आपकी गामा किरणों का उपयोग क्या हुआ कैंसर के इलाज में, और जो भारी धात्विक गाटर या रेलवे की पटरी ऐसे कुछ बनते हैं तो उनके, आप तो कैंसर का इलाज है, चिकित्सा क्षेत्र है, इसको याद रख सकते हैं, ये आप एक्स्ट्रा याद रहे तो अच्छी है। इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है और इनकी आवृत्ति भी उच्च सर्वाधिक होती है। इनकी आवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे एक्स किरण की। एक्स किरण, अब देखो एक्स किरणों के बारे में अपन ह्यूमन लाइफ के अंदर, मानवीय जीवन में अपन जानते हैं, क्योंकि एक्सरे आपने सबने कराया, नहीं करवाया हो तो भाई आपके परिचय में या इतना नॉलेज होगा कि आपको जरूरी नहीं है आपको एक्सरे कराएंगे, लेकिन अपन जानते हैं कि ये एक सामान्य जीवन की में से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो एक्स किरणें मतलब जो आप एक्सरा करवा रहे हैं उसमें, उसका नाम ही अपन बोलते हैं एक्सरे, मतलब एक्स किरणें जो हैं उनका उपयोग किसमें हो रहा है, चिकित्सा क्षेत्र में। इनका उपयोग किसमें होता है, चिकित्सा क्षेत्र में। सबसे आसान है याद करना, चिकित्सा क्षेत्र। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग हो गया। उत्पादन, एक्स किरण नलिका, अगर आपने कभी एक्सरे मशीन देखी है तो वहां तो कोई अलग से कुछ नहीं, उस मशीन के अंदर उत्पादित होती है एक्स किरणें, और ये आपके जो शरीर के जो अपन कह सकते हैं मांस हुआ, त्वचा हुई, अपनी वसा हुई, इसको तो ये भेद सकती हैं, लेकिन आपकी हड्डी को नहीं भेद पाती। इनकी भेदन क्षमता आपकी बता दिया भाई, स्किन को भेद सकती हैं, अपने ऊपर वाला जो मांस है, जो वसा है, उस सबको भेद सकती हैं, लेकिन आपकी हड्डी को नहीं भेद पाती। हड्डी को नहीं भेद पाती तो वहां पर क्या होता है कि आपका एक्सरे अगर आपने देखे हैं तो आपने कहोगे हड्डी का डायग्राम बन के आता है, चित्र बनाते हैं। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग किसमें हो गया, चिकित्सा क्षेत्र में, अपने एक्सरे हड्डियों के का क्रैक का पता करने में। उत्पादन एक्स किरण नलिका से, किससे उत्पादन हो रहा है, एक्स किरण नलिका से। देखो उत्पादन, उपयोग, ये दो चीजें सबसे ज्यादा मोस्ट है, इन सबकी आपको उत्पादन पता होना चाहिए, इनका उपयोग, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे पूछा जाता है। तो एक्स किरण नलिका से अपने एक्सरे किरणों का उत्पादन किया जाता है। उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, मैंने आपको एक्सरे का एग्जांपल दिया है तो आपको आसानी से याद रह सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अगली है पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट। आप जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, अब अगर आप लेबोरेटरी में बनाना चाहें तो अपन आर्क या स्पार्क लैंप से बनाते हैं, उनका उत्पादन किससे आता है, आर्क या स्पार्क लैंप से। लेकिन नेचुरली भी आपको मिलती है, सूर्य प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण होते हैं, और अपन जानते हैं कि अपने वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो इन पराबैंगनी विकिरणों का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, हम तक नहीं आने देती। लेकिन अपन जानते हैं आज भी ओजोन परत से सभी पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण नहीं कर पाती और अपनी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो पराबैंगनी विकिरण नुकसान भी करती है, अगर आपके शरीर पर जब गिरती है तो, जिनको आप सनबर्न बोलते हो ना,
जो आपने आजकल सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक मार्केट के अंदर सनबर्न के जो प्रोडक्ट आते हैं, उनका जो सनबर्न चेहरे जो झुलसता है, चेहरे की जो स्किन आपकी जल जाती है, दाग धब्बे बनाते हैं, ये किसके कारण होते हैं? पराबैंगनी विकिरण के कारण होते हैं। तो अगर अपने शरीर पे गिरेंगी तो अपना शरीर का जो आपकी स्किन का रंग है वो ताम्र वर्ण जैसा हो जाता है, तांबे जैसा। कैसा बन जाता है? तांबे टाइप को। और खासकर जो बारिश के दिन होते हैं उसमें अपना आकाश ज्यादा स्वच्छ रहता है, और बारिश के दिनों में पराबैंगनी विकिरणें क्या पृथ्वी पर ज्यादा पहुंचती हैं। इस कारण आपने देखा होगा बारिश के दिनों में सभी लोगों का रंग में कुछ कालापन हो जाता है। कारण यही होता है कि पराबैंगनी विकिरणें ज्यादा पहुंचती है, हमारी स्किन पे जब गिरेगी तो स्किन का रंग तांबे जैसा बना देती है, ताम्र वर्ण बना देती है। ठीक है। साथ में अब ये तो इसके नुकसान हुए कि ये गिरेगी, और अगर लंबे समय तक अगर शरीर पे गिरे ना तो स्किन कैंसर भी पैदा कर देती है, त्वचा का कैंसर भी पैदा कर सकती है पराबैंगनी किरण। ये नुकसानदायक ज्यादा है। ठीक है। इसी कारण तो भाई प्राकृतिक रूप से अपना वायुमंडल तैयार है और इसके अंदर ओजोन लेयर बनी हुई है, तो वो हमें इससे बचाती है। और आप भी जानते हो ओजोन लेयर में जो छेद हुआ बीच में से, उसके कारण पराबैंगनी किरणें ज्यादा आने लगी। तो इसको आपने पढ़ा होगा, बचपन से भाई पढ़ते आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम से जाना जाता है। उससे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है और वो अपने लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि अपने जो स्वच्छ जल के स्रोत हैं, जिनको अपन बर्फ के जो ग्लेशियर है हिमालय में, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, उन ग्लेशियरों का पिघलना प्रारंभ हो रहा है, तो उससे वाटर लेवल बढ़ता है और हमारा स्वच्छ जल के स्रोत भी समाप्त होते हैं। ठीक है। तो ये तो इनके नुकसान हुए, लेकिन कुछ उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपयोग जो होता है वो होता है जल के कीटाणु मारने में। जल के कीटाणु मारने में आपकी जो पराबैंगनी जो विकिरण है, इनका सबसे अच्छा उपयोग है वो जल के कीटाणु मारने में। अगर आप पानी की बाल्टी को धूप में रख देंगे तो उसमें अगर कोई भी कीटाणु है तो वो सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण आपने अगर ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि धूप में पानी रखकर वो उसका सेवन करते थे। नहाने से पहले भी उनको रखा करते, गर्म करने के बहाने रखो या ऐसे रखो कि धूप में रखने से पराबैंगनी विकिरण है वो उसमें उपस्थित कीटाणुओं को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। ये इसका सबसे अच्छा उपयोग है। नुकसान मैंने बता दिया कि आपके त्वचा को जलाती हैं, पृथ्वी का ताप बढ़ाती हैं, और त्वचा पे लंबे समय तक अगर ये आपतित हो जाए तो क्या कर देती हैं? आपको त्वचा का, स्किन का कैंसर पैदा करती है। ठीक है। दृश्य प्रकाश, इसके बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ रहा है वो कौन है? दृश्य प्रकाश। मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, एक प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का एक भाग है, मतलब इसकी जो आवर्ती की जो तरंगे हैं, मतलब दृश्य प्रकाश को अपने एक पर्टिकुलर आवर्ती की तरंगों को अपने क्या कह दिया? दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की जो आवर्ती की जो तरंगे हैं वो आपके आंख के जब रेटिना पर, आपके आंख के ऊपर जब गिरेंगी तो रेटिना पर ये संवेदना पैदा करती है। रेटिना पर क्या पैदा करती हैं? संवेदना। और जिस कारण हमें चारों तरफ की चीजें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। और दृश्य प्रकाश में के अंदर ही आप जानते हो, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम को और आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? उसके अंदर अपन जानते हैं कि भाई वो लाल रंग के, बैंगनी रंग के, हरे के, पीले के, जो आपने विविधोर नाम से जो आपने रेंज याद कर रखी है, वो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। तो प्राकृतिक रूप से तो दृश्य प्रकाश आपको मिल ही रहा है, भाई सूर्य इसका स्रोत है। अगर आप लेबोरेटरी में प्रयोग इसको देखना चाहें दृश्य, तो उसका क्या होता है? परमाणु के संयोजी कक्षा। अब परमाणु की संयोजी कक्षा कौन सी होती है? जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों का वो किसी दूसरे से लेन देन कर सकता है, संयोजकता बना सकता है। तो परमाणु के संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन, जब ये परमाणु के, क्योंकि या तो उत्तेजित होकर वो उच्च कक्षा में जाएंगे, तो जो मतलब यहाँ पर अर्थ यही हुआ कि परमाणु के जो संयोजी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो उत्तेजन है उससे आपको दृश्य प्रकाश की आवर्ती की तरंगे उत्पन्न होती हैं।
ये अपने उसका बताया। वैसे अपने दैनिक जीवन में देते हैं, देखें तो अपने वो सब दिखाई पड़ रहा है, तो मतलब सूर्य से ऐसे काम हो रहा है। तो परमाणु, इसका आपको स्रोत ध्यान रखना है क्या, परमाणु के संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन, ये आपके दृश्य प्रकाश की तरंगे उत्पन्न करता है। उपयोग, अब इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या हो जाएगा, रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करके हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ठीक है, मतलब आपके दृश्य प्रकाश की आवृत्तियां हैं वो आपके मानव नेत्र पर क्या करती हैं, संवेदना उत्पन्न करती हैं। गामा किरणों का स्रोत क्या बताया था, रेडियो एक्टिव नाभिक। उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, खासकर किसके, कैंसर के इलाज में। ठीक है, वेदन क्षमता इनकी सबसे ज्यादा होती है, इनकी आवृत्ति भी सबसे ज्यादा होती है। एक्स किरणों का उपयोग, एक्स किरण नलिका से तो उत्पादन करेंगे, उपयोग किसमें करेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में। पराबैंगनी विकिरण आर्क या स्पार्क लेंस से आप पैदा कर सकते हैं। और उपयोग क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, आप जल शोधन में काम में ले सकते हैं, जल के कीटाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है, दृश्य प्रकाश स्रोत हो गया परमाणु की संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होना। और उपयोग मैंने आपको बता दिया कि आपकी मानव नेत्र जो है, आपके मानव की आंख है, मानव हो पशु हो कोई भी आंख है, उसके रेटिना पर ये संवेदना उत्पन्न करके उसको दिखाई देने लगता है, उसको दिखाई पड़ता है, ये दृश्य प्रकाश का है। अवरक्त विकिरण, इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंफ्रारेड रेज, अवरक्त विकिरण। तो इनका उत्पादन तो परमाणु या अणु के कंपन से होता है। परमाणु या अणु जब वाइब्रेट होते हैं, कंपित होते हैं, तो कौन सी विकिरण बनते हैं, अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड। अब देखो, इंफ्रारेड आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है, आपको आसानी से याद हो सकती है। किसमें काम में थी सबसे ज्यादा, ये आपकी, आपने यूज किया है, देखो टीवी, आपके डीवीडी प्लेयर, इन सबके रिमोट प्रणाली में, ये रिमोट जो प्रणाली होती है उसके अंदर इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। रिमोट प्रणाली में आपका जो टीवी का रिमोट है, और पुराने दो मोबाइल, जब शुरुआत में आपके 4G ये सब तकनीकें थी, शुरुआत में अगर कोई भी दो मोबाइलों में अगर कोई फोटो या मतलब जिसको आप डेटा कह सकते हो, डेटा ट्रांसफर करते थे, तो उनमें इंफ्रारेड को ही यूज किया करते थे। टेक्नोलॉजी कौन सी थी, इंफ्रारेड। तो अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज आसानी से याद होती है। तो आपके घरों में जो जितने भी रिमोट हैं, उनकी सब किन पे डिपेंडेंट है, अवरक्त विकिरणों पर, इंफ्रारेड पर। स्रोत क्या हो गया, परमाणु या अणुओं के कंपन से, परमाणु या अणुओं के कंपन से कौन से विकिरण पैदा होंगे, अवरक्त विकिरण। उपयोग क्या करोगे दैनिक जीवन में, रिमोट, जितने भी आप, कितने भी उदाहरण रिमोट जहां जहां आपने जीवन में देखा, वो सब इसके अवरक्त विकिरणों पे ही डिपेंडेंट है। माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव। अब देखो, माइक्रो तरंगे या माइक्रोवेव, इनका उत्पादन तो मैग्नेट्रॉन, स्रोत कौन है, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, दो बोल था आपको, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, इन सबसे अपने माइक्रो तरंगों का उपयोग करते हैं, माइक्रोवेव का। ठीक है, अब ये मोस्ट भी बन जाती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे ज्यादातर साइंस का एक रूल ही हो गया आजकल की, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछो जिनको आप उपयोग में ले रहे हो, आपका जुड़ाव जाता है। तो माइक्रो तरंगे हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, सबसे ज्यादा घरेलू उपयोग में बताऊं, माइक्रो ओवन। आपने माइक्रो ओवन देखा होगा, तो माइक्रो ओवन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें उपयोग करते हैं अपन, माइक्रो ओवन में। तो अगर अपन बात करें जैसे इनकी, तो माइक्रो तरंगों का उपयोग किसमें होगा, एक तो माइक्रो ओवन में, ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। घरों में जो आप ओवन यूज करते हो उसके अंदर किसका उपयोग होता है, माइक्रो तरंगों का। उनके अंदर ही, उस माइक्रो ओवन के अंदर ही मैग्नेट्रॉन या गन डायोड लगा होता है, बिजली से आप जब उसको ऑन करते हो तो वो एक्टिव होकर आपको माइक्रो तरंगे देता है। ठीक है, आपने देखा होगा माइक्रो ओवन जो है उसमें धातु की वस्तु नहीं रख सकते, धातु की प्लेटें
काम में नहीं ली जाती, काम में नहीं ली जाती। ये बहुत मोस्ट बात है, वैसे भी मोस्ट है। बाई चांस आप कभी गलती से ऑन कर लो, आपको नहीं पता हो, तो आप कोई भी धातु की प्लेट माइक्रो ओवन में नहीं रख सकते। आपको कांच की रख सकते हो, अपने जो चीनी मिट्टी की जो बर्तन आते हैं उनका उपयोग कर सकते हो, लेकिन धातु की प्लेट आप माइक्रो ओवन में नहीं रख सकते। कारण क्या होता है कि माइक्रो ओवन के अंदर माइक्रोवेव जो है सूक्ष्म तरंगे हैं उनके ऊपर आकर गिरेंगी तो क्या होता है, ये उच्च ऊर्जा की तो होती है भाई। जितनी भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे सबकी ऊर्जा ज्यादा होती है। अब वो तो इनमें आपस में कंपैरिजन एक अलग बात है कि इनमें से कौन जाता है, लेकिन अपने बाकी तरंगों से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सभी हाई फ्रीक्वेंसी की, उच्च ऊर्जा की, हाई एनर्जी, उच्च आवर्ती की तरंगे होती है। तो जब ये इसके ऊपर आपतित होंगी ना आपके धातु की प्लेटों को, तो उनको ऊर्जा प्रदान करेंगे और धीरे हो सकता है कुछ समय के अंदर आपकी जो भी मेटल की जो प्लेट आपने रखी है, चाहे स्टील की रखी हो, कोई भी बर्तन आपने अगर बाई चांस इसमें रख दिया तो वो पिघल जाएगा, वो मेल्ट हो जाता है पिघल के, और वो आपके शॉर्ट सर्किट पैदा कर देगा। और रिजल्ट क्या आएगा, आपका माइक्रो ओवन है वो जल सकता है। इस कारण माइक्रो ओवन के अंदर कभी भी धातु की प्लेटें नहीं रखती, एक बात। दूसरी बात, माइक्रो ओवन में काम कैसे होता है। देखो, माइक्रो ओवन के अंदर आप उन्हीं चीजों को गर्म कर सकते हो जिनमें जल के अणु हो। जहां जो चीज गीली है, जिसमें पानी की मात्रा उपस्थित है, वो गर्म हो जाएगा इसके अंदर। जैसे अगर आपने कभी प्रैक्टिकली देखा होगा, अगर आप किसी समोसे को अगर आपने इसमें रखा, गर्म करने की कोशिश की, तो ऊपरी सतह से आपको इतना महसूस नहीं होगा कि वो ज्यादा गर्म हुआ है, क्योंकि ऊपर से वो लगभग सूखा सा होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। लेकिन अंदर से अगर आप खोलोगे तो उसमें से भाप निकलती हुई मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा अंदर ज्यादा रहती है। ठीक है, तो माइक्रो ओवन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज रखी जिसको गर्म करना है या पकाना है, तो उसके अंदर पानी उपस्थित होना चाहिए पहली बात। जैसे पानी उपस्थिति में आपने उस पर ये माइक्रोवेव उस पर जाएंगी, सूक्ष्म तरंगे गिरेंगी, तो वो क्या करते हैं, पानी के अणु है वो उसको एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट करते हैं, कंपित होने लगते हैं, और कंपित होकर क्या होते हैं, वो एक उष्मा उत्पन्न करते हैं। जो आपके जल के अणु है वो क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करके कंपित होकर एक उष्मा उत्पन्न करते हैं, और उस उष्मा से वो चीज गर्म होकर पक जाती है। ठीक है, तो वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान चाहिए, आपसे पूछ ले भाई माइक्रो ओवन के अंदर भोजन कैसे पकाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ओवन के अंदर वही भोजन पकेगा जिसके अंदर जल के अणु विद्यमान है। जैसे जल के अणु के ऊपर सूक्ष्म तरंगे गिरेंगी, तो जल के अणु के इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इनको अवशोषित करके क्या होते हैं, कंपित होने लगते हैं। कंपित होने से एक उष्मा उत्पन्न होती है उनकी, और वह उष्मा क्या करती है, उस भोज्य पदार्थ को गर्म करती है और पकाती है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो ओवन में इसका उपयोग दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, तो मैं थोड़ा ज्यादा बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा इनका राडार प्रणालियों में, राडार प्रणाली। राडार प्रणाली आप जानते हैं कि बॉर्डर इलाके के अंदर अपन ये जो भी अपने मिलिट्री या देश की सुरक्षा के लिए राडार प्रणाली को काम में लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक बॉर्डर के ऊपर भाई आपके जो भी मैग्नेट्रॉन, गन, डायोड ऐसे लगाकर आप सूक्ष्म तरंगे लगातार छोड़ के रखते हैं। अब कोई भी दूसरी चीज जैसे भाई पड़ोसी देश का आपके कोई प्लेन या कोई भी चीज आपके बॉर्डर से हवा में घुसा, तो जैसे ही उसके ऊपर आपकी ये सूक्ष्म तरंगे गिरेंगी, टकराकर वापस आती है। वापस आते ही इनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब, और ये सामने स्क्रीन पर जिस चीज से टकराई है उसकी फोटो बना देती है कि भाई प्लेन से टकराई है, कोई पक्षी से टकराई है। तो ऐसे रडार प्रणाली में इनका उपयोग होता है। इसके अलावा आप वायुयान के नेविगेशन में भी उपयोग करते हैं। वायुयान के नेविगेशन, नेविगेशन का आप जानते हैं, जो आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी होते हैं, जो आपके जो हवाई अड्डे हैं, वहां पर, वहां से आप जानते हो प्लेनों को पूरा कंटिन्यू कंट्रोल किया जाता है, उनकी लोकेशन रहती है, कब वो लैंड करेंगे, कब टेक ऑफ करेंगे। इन सब चीजों के लिए प्लेन कहाँ है भाई, कितनी देर के अंदर पहुंच जाएगा, उसकी पोजीशन एनी टाइम आपने खासकर कोई फिल्मों में, टीवी में जरूर देखा होगा, ऐसे दिखाते रहते हैं। तो वायुयान के नेविगेशन में, राडार प्रणाली में, और घरेलू उपयोग में किसमें करते हैं, माइक्रो ओवन। तो आपकी माइक्रो तरंगे कुछ ज्यादा मोस्ट बनती है क्योंकि बहुत ज्यादा उपयोग में आती है।
वो एक तो स्रोत ध्यान होना चाहिए, कहाँ से पैदा करते हैं, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड से। बोर्ड में पूछे हुए भी है कि माइक्रो तरंगों का उत्पादन किससे किया जाता है, बोर्ड में पूछा हुआ है, इनका उपयोग पूछा हुआ है। और लास्ट आपकी बचती है रेडियो तरंगे है। तो उत्पादन तो मैंने बताया था कि दोलित विद्युत परिपथ से। उत्पादन तो किन से करते हैं अपन, रेडियो तरंगों का दोलित विद्युत परिपथ से। लेकिन इनका उपयोग बताने की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो नाम से आपको पता लगा। एक तो रेडियो जो आजकल तो उपयोग में नहीं लेते हैं, टीवी उपयोग में लेते हो, संचार व्यवस्था में आते हैं। तो इनका उपयोग होता है आपका टीवी, संचार व्यवस्था। अब संचार व्यवस्था में सब आपके आ गए, मोबाइल आपकी जो भी आपके एफएम है ये सब आ गए। तो रेडियो तरंगों का उत्पादन किससे होता है, दोलित विद्युत परिपथ से। उपयोग किसमें किया जाता है, टीवी हुआ, और संचार व्यवस्था में आप भी जानते हो आपके मोबाइल ये सब चीजें आ गई, इन चीजों में। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपनी जो भी आपकी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो तरंगे आती हैं उनकी चर्चा करी। गामा किरणें अधिकतम आवृत्ति की, उत्पादन रेडियो एक्टिव नाभिक से, उपयोग कैंसर के सेक में, कैंसर की गांठ को नष्ट करने में। हाँ, इनका एक दुर्गुण भी होता है, अगर गामा किरणों से आपने जैसे कैंसर का सेक कराया, वहां पर लंबे समय तक गिर गई तो वहां पर कैंसर पैदा भी करती है ये गामा। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो कैंसर के अंदर अपने ये जो गामा किरणों से गांठों को नष्ट करते हैं, वो कुछ समय के लिए अस्थायी इलाज है, कुछ समय बाद में दोबारा उस व्यक्ति को वहीं से कैंसर होकर वो हो जाता है। तो गामा किरणें सर्वाधिक आवर्ती की किरणें हैं, रेडियो एक्टिव नाभिकों से उत्पन्न होनी, कैंसर के इलाज में काम में आते हैं। और साथ में मैंने इनको भेदन क्षमता वाला भी बताया था कि सबसे ज्यादा एक्स किरणें उत्पादन किससे हो रहा है, एक्स किरण नलिका से। उपयोग किसमें होता है, चिकित्सा क्षेत्र में। पराबैंगनी विकिरण उत्पादन किससे होगा, आर्क या स्पार्क लैंप से। और आपको मैंने उपयोग मैंने बताया था इसका कि आप जल के जो भी कीटाणु है, जीवाणु, उनको नष्ट कर सकते हैं। और नुकसान इनका मैंने बताया था कि अगर लंबे समय तक शरीर पे गिरेंगी तो स्किन का कैंसर पैदा कर सकती हैं, धरती का ताप बढ़ाती है। अवशोषण कौन करता है, वो ओजोन परत। दृश्य प्रकाश परमाणु के संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन से दृश्य प्रकाश किरणें जो है या विकिरण है वो उत्पन्न होती हैं। और उपयोग आपके मानव नेत्र है उसके रेटिना पर, जो भी नेत्र है उनके रेटिना पर ये मतलब क्या करती हैं कि जब गिरेंगी तो वहां पर संवेदना उत्पन्न करती हैं, और इन्हीं के कारण अपन देख पाते हैं, जो हमें जो भी वस्तुएं दिखती हैं वो दृश्य प्रकाश के कारण। अवरक्त विकिरण है, मैंने आपको बताया इंफ्रारेड रेज है, वो परमाणु या अणुओं के कंपन से तो उत्पन्न होती है। और रिमोट जो भी रिमोट है आपके टीवी किसी के भी होंगे, सब रिमोट के अंदर कौन काम में आता है, अवरक्त विकिरण है। माइक्रो तरंगे उत्पादन मैग्नेट्रॉन और गन डायोड, उपयोग मैंने माइक्रोवन घरेलू उपयोग बताया था। और साथ में राडार प्रणाली और वायु जो भी एरोप्लेन है उनके नेविगेशन में वायुयान के। लास्ट है रेडियो तरंगे, इसका दोलित विद्युत परिपथ जो है, मतलब वाइब्रेट ओसिलेटेड, वाइब्रेट नहीं सॉरी ओसिलेटेड जो आपका है, दोलित करता हुआ, दोलन करता हुआ विद्युत परिपथ है, उससे आप रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं। संचार व्यवस्था, टीवी, इन सब के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इस पे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी इनमें से 2-3 तरंगे दे देगा, फिर बोलेगा कि इनका बढ़ता क्रम या घटता क्रम पूछेगा, आवर्ती का या तरंग दैर्घ्य का। तो ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा आवर्ती की होती है, गामा किरणें सबसे ज्यादा, उससे कम एक्स, उससे कम पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो। तो सबसे कम आवर्ती किसकी है, रेडियो तरंगों की, सबसे कम आवृत्ति, कम आवृत्ति। और ये क्या है, गामा किरणों की सबसे ज्यादा आवृत्ति। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इनका ऐसे क्रम याद रखना पड़ेगा कि गामा किरणें हैं, इनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, सर्वाधिक आवृत्ति होती है, और रेडियो तरंगों की सबसे कम होती है। तो ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे आवृत्ति कम होगी, या आवृत्ति घट रही है। तो अपन कह सकते हैं क्या कि आवृत्ति का घटता क्रम,
ये आवृत्ति का घटता क्रम है। ऊपर से नीचे तक आप गामा किरणों की सर्वाधिक आवृत्ति, एक्स किरणों की उससे कम, पराबैंगनी की उससे कम, दृश्य की, ऐसे करते करते आओगे आप रेडियो की, तो वो सबसे कम हो जाएगी। तो ये आवृत्ति का घटता क्रम है। अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति तो विपरीत होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे आवृत्ति घटती है वैसे वैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य तो किसकी होगी? रेडियो की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? गामा की। सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होगी? गामा की। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? रेडियो की। तो आप या तो आवृत्ति से इसको याद कर लें या तरंग दैर्घ्य से। यहां से एक बार क्या करते हैं, 3-4 आपको एक साथ देगा, आपको इसी भी कितने जरूरी नहीं क्रम से दे, कहीं दे दे, जैसे गामा दे दे, आपको अवरक्त दे दे, रेडियो दे दे, फिर आपसे कहे कि इनके बढ़ते क्रम से लिखो, इनके घटते क्रम से लिखो, तो या तो आवर्ती से पूछेगा या तरंग दैर्घ्य से। ध्यान रखिएगा, आवर्ती सर्वाधिक गामा की होती है और सबसे कम रेडियो की। तो आप ऐसे क्रम से याद रख सकते हैं इनको। और अगर इसकी उल्टी बात करें, तरंग दैर्घ्य, तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? रेडियो की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? गामा की। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। आप निश्चित मान के चलिए इस स्पेक्ट्रम वाले पार्ट से एक क्वेश्चन, आपका छोटा क्वेश्चन कंफर्म है। किसी भी तरंग का स्रोत पूछ सकता है, किसी भी तरंग का उपयोग पूछ सकता है, तरंगों की आवृत्तियों का घटता बढ़ता क्रम पूछ सकता है, आवृत्तियों की तरंग दैर्घ्य का घटता या बढ़ता हुआ क्रम पूछ सकता है। आपसे पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति नहीं पूछता कि इसकी आवृत्ति कितनी हर्ट्ज है, वो आपको इनके बढ़ते या घटते क्रम पे पूछता है। तो आपको इनका क्रम ध्यान रखना है और इनके स्रोत ध्यान रखने हैं और इनका उपयोग ध्यान रखना। ठीक है, तो आज अपना ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम टॉपिक है, ये पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।